चलो आज पढ़ेंगे ना नंबर सिस्टम। ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है हमारा संख्या पद्धति। और आई थिंक बहुत लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। ठीक है कि नंबर सिस्टम तो सबसे पहले बताओ नंबर्स किसे कहते हैं। भाई कोई भी चीज नंबर, भाई कहते हो ना संख्या, तो संख्या किसे कहेंगे ये बताओ। एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं ना। नंबर्स और डिजिट्स, थोड़ा सा फर्क जान लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है आगे सेशन को बढ़ाते हैं हम लोग। जिनको भी आवाज वगैरह आ रही होगी कमेंट करके बता देंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अंक के बारे में हम जानते हैं, मैंने इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है तो बताया है। कौन कौन से अंक होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जानना मैथ्स में कि भाई अंक कौन होगा, संख्या कौन होगा। और ये अंकों का प्रयोग बहुत अलग अलग ट्रिक्स में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में यूज किया जाएगा। अब इन अंकों का प्रयोग से अगर एक चीज बनाई जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या का नाम देते हैं। मतलब अंकों का प्रयोग करके, जैसे कि देखो यहाँ पे मैं लिख दूं 758, दिख रहा है? 758 क्या है? एक संख्या है। अब वो कैसी संख्या है उसके बारे में, किसके अंतर्गत आता है, ये सब अभी डिस्कशन करेंगे। बट अगर ये एक संख्या है तो ये किसके मिलने से बनी है? अंकों के मेल से। किससे फॉर्म हुई है? बाय डिजिट फॉर्मेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर अगर अंक और संख्या में हम जान पाए। ठीक। अब लिखोगे, अब हमको पढ़ना है संख्या के बारे में, हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है कि एटलीस्ट उसमें हम लोग 8 से 10 चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, वो इतना छोटा चैप्टर नहीं है। उसमें अलग से आपका फ्रैक्शन भी आ जाएगा, अलग से डेसिमल भी आ जाएगा, नंबर सिस्टम भी आ जाएगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के आएंगे, मतलब अच्छा खासा औसत का भी क्वेश्चन आएगा। तो पूरा पढ़ना है डिटेल में हम लोग को। तो सबसे पहले आप लोग लिख लो, क्लासिफाई करते हैं कि संख्या पद्धति। वैसे तो पीडीएफ है हमारे पास, बट ऐसे पढ़ने में मजा आएगा। नंबर्स यानी कि संख्याएं कौन सी होती हैं भाई? सबसे पहले जो वर्गीकरण किया जाएगा वो किया जाएगा किसके आधार पर? रियल नंबर और किसके आधार पर? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स, इसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। ये अगर डेफिनेशन बच्चा समझ गया तो समझो नंबर सिस्टम समझ गया। और इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। तो एक बात बताओ, दोनों की परिभाषा क्या होती है? सिंपल सा एक लाइन लिखा रहता है आपके बुक में कि जिन संख्याओं को जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, इसको पूरा समझाऊंगा मैं अभी, है ना? संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसको इसको क्या लिखोगे? जिससे सीधे लिख देते हैं संख्या रेखा पर निरूपित ना किया जा सके।
एक लाइन है लेकिन इसको समझने में समय लगेगा, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना किया जा सके, और दूसरा होता है ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग क्या करें, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ये पहला क्लासिफिकेशन है ना, यही पूरा नहीं है। नंबर्स अभी और भी अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए जाएंगे, डिफ्रेंशिएट किए जाएंगे, उसके टाइप्स होंगे, बट फिलहाल के लिए ये इतना रहेगा। ध्यान से देखना, इसको लिख लिया रहो, फिर अब हम समझाते हैं आगे इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। और ये जो परिभाषा है ये एक लाइन लिखी रहती है बस, कि भाई संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित ना किया जाए, या किया जाए, अगर किया जाए तो रियल नंबर बोल देना, अगर ना किया जाए तो आप इमेजिनरी नंबर बोल देना। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बता दोगे। हेलो, हेलो, ये जो भी ऐप में लाइव है बता दीजिए भाई, आप लोग को आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। जो भी लाइव है, ठीक है, कमेंट कर दो कि आप लोग को साउंड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लास चालू हो चुका है। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे बेसिक जो पहला जो टाइप है जो जानना चाहिए एक बच्चे को, वो है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। अब देखिएगा, बात करते हैं। मैंने यहां पर एक शब्द का जिक्र किया और जिसे मैंने कहा संख्या रेखा। इसको बड़े अच्छे से समझना सब लोग। नंबर लाइन, संख्या रेखा, ठीक है। नंबर लाइन अगर आप बनाओगे, फिर यही बन रहा है, चलो इसी पे काम चला लेते हैं। यहां पर क्या आता है, जीरो, सब लोग को मालूम है। जीरो के अगर दाईं तरफ जाते हैं तो आता है +1, +2, +3, +4, अप टू इंफिनिटी, अनंत तक, ठीक है। जब संख्या रेखा में जीरो के बाईं तरफ आते हैं तो आता है -1, -2, -3, और उसके बाद यहां भी क्या आ जाता है, इंफिनिटी। अब ध्यान देना कि जब जीरो जो है मध्य में आ रहा है, अब इस नंबर लाइन में ही ना नंबर्स की अलग अलग परिभाषाएं निकल के आएंगी और उसी को समझना है और जानना है। जो इधर आ रहे हैं शून्य के दाईं ओर, कुछ आ रहे हैं शून्य के बाईं ओर, इनको आप लोग क्या कहते हो, ऋणात्मक संख्याएं कहोगे। इसको क्या कहोगे, धनात्मक संख्याएं, एकदम बेसिक से। फिर आगे इंटीजर आएगा तब मैं बताऊंगा कि भाई पॉजिटिव इंटीजर किसको कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर किसको कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कौन होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कौन होंगे, जीरो इंटीजर कौन होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, नॉन नेगेटिव, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बट फिलहाल नंबर लाइन को हमने देखा। अब नंबर लाइन पे हमने इन संख्याओं को निरूपित किया है, भाई इनको निरूपित किया है ना आपने, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, तो ये सभी की सभी क्या हो गई आपकी, रियल नंबर्स। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको डिफिनीशन लिखवाया था कि अगर संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हो तो वो क्या होगा, रियल नंबर, ठीक है। और अगर निरूपित नहीं कर पाए तो इमेजनरी। अब बताओ कि क्या √2 को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, क्या करनी 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। √2 क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा नंबर लाइन पे, बहुत बेसिक से है, क्लास 6-7 में हम लोग पढ़े हैं, और यही कॉन्सेप्ट एक बच्चे को समझना रहता है और इसी से क्वेश्चन पूछता है नंबर सिस्टम में, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इस ये कितना है, एक इकाई है, 1 यूनिट है। मैं यहां 1 यूनिट और ले लूं, ठीक है, इसका मान कितना है, 1 यूनिट, इसका मान भी 1 यूनिट। इन दोनों का
इस तरीके से मिलाया जाए अगर, तो ये क्या हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या होता है हमारा कर्ण। तो कर्ण जो होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, √2 मिला, √2। लेकिन अभी भी नंबर लाइन पे नहीं मिला है आपको, वो आपको इस लाइन पे लाना था उसको, ध्यान से देखो। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि भाई इस बिंदु पर रख के, इस बिंदु पर रख के, चाप रख के, और इसको जब आगे आप बढ़ाओगे, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो ये नंबर लाइन को यहां कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इस लंबाई का चाप लिया, संख्या रेखा को काटा, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, परेशान कर दिया है तो आज, ये किसकी होगी, √2 की होगी। भाई इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की जो दूरी होगी, इतना ही चाप काटा है हमने, तो संख्या रेखा पर हमने किसको निरूपित कर लिया, √2 को, जिसका मान कितना होता है 1.414, और आगे भी होगा। आ रहा समझ में, देखो 1 के बाद और 2 के बीच में आया है, मतलब 1.414 होगा। संख्या रेखा पर हमने कर्णी 2 को भी निरूपित किया, मतलब कि ये भी कैसा नंबर है, एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर में परेशान नहीं होना है, अभी से दिमाग नहीं लगाना कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है, इट मींस कि रेशनल है कि इरेशनल है, बाद में देखेंगे। बट कर्णी 2 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या निकला कि ये भाई क्या है, एक रियल नंबर है। अब मैं पूछूं कि क्या -√2 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सोच के बताओ। सिंपल, बस यही कॉन्सेप्ट समझना है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या -√2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। ये रहा नंबर लाइन, जैसा कि आपने बताया, ये 0, ये 1 2 3, इधर में ये -1 -2 -3 अप टू डैश डैश। अगर हमको माइनस वाली लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो भाई ये देखो, एक इकाई लोगे, एक इकाई लोगे ना, इधर का मान तो भाई 0 के बाईं तरफ है, तो -1। जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव लिए जाते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसको ले लिया हमने 1। अब ध्यान से देखो, जब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे, जब इन दोनों का वर्ग करके जोड़ोगे, भाई ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, क्या करोगे, लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। बताओ किसी सूरत में आपको -√2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका क्या तात्पर्य निकला कि भाई -√2 को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। और अगर नहीं निरूपित किया जा सकता, तो इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये संख्या कैसी है, ये हमारी कल्पना में है, काल्पनिक है, अर्थात इमेजिनरी है। अब क्लियर हुआ सब लोगों को कि क्यों -√2 को ही इमेजिनरी बोला गया। ये मतलब कि करणी में जब भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, वही हमारी क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्या कहलाएंगी, इमेजिनरी। देखो इतना डिटेल में नहीं बताएगा कोई। अब वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो यहां पे हमने रियल नंबर और इमेजिनरी को क्लासिफाई किया था, बाकी के सारे नंबर रियल में आ जाएंगे। इमेजिनरी में कौन आएगा, करणी में -2, करणी में -3। अब एक कॉन्सेप्ट लिखना, आयोटा का जो मान होता है करणी में -1 के बराबर होता है। ये क्लास 11th में पढ़ोगे, बस बताने के लिए बता दे रहे हैं यहाँ पे। इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, करणी हटेगा ना, केवल माइनस तो इसी रहेगा। इसकी घात 4 करोगे, i की पावर 4, तब आएगा 1। i स्क्वायर करोगे तो -1, और i की वैल्यू होती है √-1। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। ये बस जानकारी के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत बार पूछ दिया है, ठीक है।
तो इसके बारे में अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर करके चैप्टर आता है, क्लास 11th मैथ्स का, एडवांस मैथ्स का ये टॉपिक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, बस मैं बता रहा था आपको। तो इतना तो पता चल गया ना इमेजिनरी में कौन आएगा, जब करनी में ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, बाकी रियल नंबर में आएगा। अब रियल नंबर को आगे और तोड़ के पढ़ते हैं, तो आपको वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं में फर्क समझ में आ गया, क्यों आया ये भी समझ में आ गया। चलिए कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। तो 18 लोग जुड़े क्यों हैं। अब आगे क्लासिफिकेशन में चलते हैं, थोड़ा सा आए बाएं चलेगा क्लासिफिकेशन, जैसा आपको बुक में दिखता है ना वैसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट डायरेक्ट उस तरीके से मिले आपको। अब लिखोगे इंटीजर से क्लासिफिकेशन देख लें, चलो लिख लो यहां पे नंबर्स, अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं संख्याओं का। नंबर को इस बार मैं तोड़ूंगा इंटीजर्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हो आप लोग, पूर्णांक, पूर्ण अंक, ठीक है। और अगर कोई अंक पूर्ण है तो उसका दूसरा वाला टाइप क्या होगा, डेसिमल, यानी दशमलव। नंबर सिस्टम अगर अच्छे से कोई बच्चा पढ़े ना तो इसका एक एक डेफिनेशन अपने आप में एक एक चैप्टर है और उसके क्वेश्चंस बनते हैं उस तरीके से। पहले मैंने किस में डिवाइड किया नंबर्स को, रियल और इमेजिनरी में, अब हम किस में कर रहे हैं इसको डिवाइड, इंटीजर्स और डेसिमल में, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे, पहले इंटीजर्स को देख लेते हैं कि भाई इंटीजर्स के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो देखो एक होगा आपका, लिखो पॉजिटिव इंटीजर, इसे कहोगे आप धन पूर्णांक। दूसरा होगा आपका निगेटिव इंटीजर, इसे कहोगे आप ऋण पूर्णांक। तीसरा होगा आपका जीरो इंटीजर, यानी कि शून्य पूर्णांक। चौथा लिखोगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, गैर धनात्मक पूर्णांक। देखो ऐसा बुक में नहीं मिलेगा, पहली बता रही है, क्लास 8, 9, 10 का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है एनसीईआरटी का, और कोई भी पढ़ाता नहीं है, और नहीं इसको स्किप करोगे, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। कौन सी बुक में मिलेगा पूछोगे तो वो भी बता दूंगा मैं, आप जाओ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक निकालो, या सबसे बेस्ट है क्लास 10th की निकालो, वहां आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन वहां बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, अब आप लोग बताना खुद से, हम लोगों ने अभी नंबर लाइन को डिस्कस किया था। नंबर लाइन में हमने देखा कि शून्य के दाईं तरफ 1 2 3 4, शून्य के बाईं तरफ -1 -2 -3, ठीक है। इधर शून्य को छोड़ के ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक हैं, 1 2 3 पूर्ण अंक यानी पूर्णांक। इधर वाले जो है वो सब क्या कहलाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स। तो हमें परिभाषा मिल गई, ठीक है, कि संख्या रेखा पर शून्य के दाईं तरफ जो भी संख्या आएगी और वो पूर्ण होगी, ठीक है, 1/2 नहीं, 1 2 3 4, क्लियर, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। लिख लो इसको, एग्जांपल डायरेक्ट लिखते हैं, परिभाषा आप अपने से लिख लें। इस तरीके के जो भी अंक नजर आएंगे, 1/2 मत लिख देना, 2/3 मत लिख देना, बाद में डिस्कस करेंगे कि वो किस में आएंगे, ठीक। इनको हम क्या कहेंगे, शून्य को छोड़ के क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर की बात करूंगा, -1 -2 -3 -4 अप टू डैश डैश इंफिनिटी। अब ये अपने आप में एक पूर्णांक है, ठीक है, जीरो, जीरो को हम लोग बोलते हैं जीरो इंटीजर, यानी कि शून्य पूर्णांक, क्लियर। अब यहां पर एक बच्चा सिंपल सा, अगर उसने ढंग से मैथ्स नहीं पढ़ा है तो यहां वो समझेगा गैर धनात्मक पूर्णांक मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक, यही आएगा ना दिमाग में ख्याल। तो
अच्छा, गैर ऋणात्मक पूर्णांक मतलब कि धनात्मक पूर्णांक। लेकिन ध्यान से समझना इस बात को, नॉन पॉजिटिव जब भी बोलेगा तो आप ये सीरीज तो रखोगे ही, साथ में किसको लाओगे? जीरो को। किसको लाओगे? जीरो को। नॉन निगेटिव बोलेगा तो किसको ले आओगे? जीरो। ये सीरीज कहां शुरू होगी? जीरो से, क्योंकि जीरो भी ऐसा है, जीरो यहां लिख लेना, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। क्लियर हुआ सब लोग को इंटीजर वाला? कितने इंटीजर्स होंगे? 5। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर, फिर जीरो इंटीजर, फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर जिसमें जीरो माइनस वाले इंटीजर के साथ आएगा, फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसमें जीरो पॉजिटिव वाले इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक के साथ आएगा। तो ये 5 इंटीजर होते हैं। मोस्टली हमने 2 ही पढ़ा होता है, बट आगे देखते हैं इनसे अलग अलग डिफिनीशन निकल के आएगी। ठीक, अगला देखिएगा, अगला हमारा टाइप था, इसी में हमने जब नंबर लिखा था और मैंने बोला कि इसको हम तोड़ेंगे किसमें? इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और दूसरा मैंने क्या कहा था? डेसिमल, दशमलव। इसको बड़े अच्छे से पढ़ना है ना अपने को, ये अलग से भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसका टाइप देख लेते हैं। टाइप में पहला टाइप लिखिएगा डेसिमल में, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा टाइप लिखिएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या लिखोगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर सिस्टम का पहला क्लासिफिकेशन मैंने रियल और इमेजिनरी किया था, दूसरा हम कर रहे हैं इंटीजर और डेसिमल को। इंटीजर हमने देख लिया 5 प्रकार है, डेसिमल देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होंगे। इसे हम कहते हैं शांत दशमलव। बहुत सारा अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट और ट्रिक बनता है शांत दशमलव में भी। इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। हिंदी का वर्ड सुनते ही क्लियर हो गया होगा सबके माइंड में कि भाई किस तरीके के दशमलव को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसे आप लिखा करिएगा NTD, ठीक है, बार बार, नहीं तो स्पेस लेते रहेगा वो, और इसको लिखिएगा TD, टर्मिनेटिंग डेसिमल। शॉर्ट ट्रिक। शांत दशमलव, भाई देखो, जैसे मैं 4 को भाग दूं 5 से तो ये कितने बार में जाएगा? भाई आप दशमलव लगाओगे और 8 पचे 40 कर दो, यहां रुक जाएगा। भाई रुक गया ना, इसके आगे कोई संख्या आ रही है क्या? नहीं। आप 8 को भाग दे दो 100 से, या इस तरीके से करते जाओ, मतलब कि जहां आपको अंश में 10 या 10 के घात की संभावना दिखे, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिलेगा? शांत दशमलव। मतलब इसको एक लाइन में लिख लो कि जिस संख्या के जिसके हर में 10 या 10 के घात की मौजूदगी हो, वह शांत दशमलव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं अगर 7/10 करूं, 7/10 करूं, कितना आएगा? 0.7। मैं अगर 67 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 करूं तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 100। 100 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.67। यहां जाके रुक जाएगा ना, शांत हो जाएगा। अगर मैं 858 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 करूं तो ये हो जाएगा 0.85
8, ये जाके यहाँ रुक जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से एक निष्कर्ष निकलता है, ये जरूरी नहीं कि सब में अप्लाई हो, कि 10 या 10 की घात अगर किसी संख्या के हर में दिखाई देती है तो वो 110% क्या है, शांत दशमलव है। तो बोलोगे सर इसमें कहां आपको दिखाई दिया, है ना, दिखाई दिया, और आंसर भी वही दे रहा है कि अगर मैथ्स में देखो, अगर अंश में 2 का गुणा किया तो हर में भी किया ना, तो ये कितना हो गया, 8/10, तभी तो ये क्या आया, 0.8। तो 10 या 10 की घात अगर किसी दशमलव में है, हर में है किसी भी संख्या के, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, शांत दशमलव का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का। अब ये हो जाता है यहीं खत्म, जो शांत हो गया उसको साइड कर दो। अब हम पढ़ेंगे किसको, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 2 टाइप और लिखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जाम्पल एक आध बताइए, जैसे कि कुछ भी लिख दो, 4.57689 और रुक ही नहीं रहा है ना, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है। या फिर 2.333333, देखियो ना ऐसे एग्जाम्पल। तो ये किसका हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत है। अब अशांत में भी 2 तरीके के होंगे, ठीक है, अशांत में भी 2 टाइप्स होंगे। लिखो इसको, पहला लिखना अशांत आवृत्ति, इसको बड़े अच्छे समझना, दशमलव वाले को। इंटीजर्स में भी मैंने बहुत कुछ अलग बताया है और इसमें भी बताऊंगा। इसको लिखना अशांत अनावृत्ति ठीक है, इसको लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इंग्लिश में बोलोगे तो लिख देते हैं, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग वर्ड भी यूज होता है और रिपीटिंग वर्ड भी यूज होता है, कंफ्यूज नहीं होगा कोई बच्चा, ठीक है। इसको बोलोगे आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो नाम है वैसे इसका काम रहेगा डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एनटीडी को 2 भागों में टोटा गया, एनटीआरडी एनटीएनआरडी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जैसा नाम है ना वैसा ही इसका काम रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक था हमारा एनटीआरडी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक हमारा क्या रहेगा एनटीएनआरडी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल देखते ही पहचान जाओगे कि जैसे मान लो मैं लिख दूं 0.4444 अप टू -10, देखिए हो ऐसा हो क्या रहा है इसमें कि अशांत तो है, पहला नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब अशांत, साथ में रिपीट कर रहा है कि नहीं है, और दशमलव है, तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। क्लियर हुआ सब लोग को ये? जैसे मान लो 3.555555 अब बढ़ते जा रहा है, ठीक है, एक तो पहला शांत है, रुक नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। साथ में ये क्या है, रिपीट करते जा रहा है, रिपीट करते जा रहा है, लाइक 4.57575757, मतलब कोई भी पैटर्न हो, 2 अंकों का 3 अंकों का, बट वो क्या करे, रिपीट करता जाए, तो हम इसको कहते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको देखते हैं, इसमें अशांत नहीं रहेगा और ना ही रिपीट करेगा। जैसे कि मान लो 4.257934965 अलग अलग आते जाए, ठीक है, अशांत रहे मतलब रुक तो रहा नहीं है ये, ठीक है, अशांत है, लेकिन आवृत्ति हो रही है क्या, पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो अनावृत्ति, ठीक है, दशमलव। इसलिए इंग्लिश में ज्यादा आसान रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत, नॉन रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति
ना हो रही हो, इस तरीके के दशमलव को। ठीक है, इसमें ऐसे जो दशमलव होते हैं, जैसे कि मान लो √2, इसका मान कितना होता है 1.414, आगे आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। पाई का मान 3 दशमलव कितना आता है 1,4, आगे आते ही जाएगा, आते ही जाएगा। √3 का मान 1.732, आगे आते ही जाएगा। एक तो अशांत है, ये सब सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत है, मान ही नहीं रहे, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और साथ में पुनरावृत्ति हो रही है क्या, वो भी नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी अशांत अनावृत्ति दशमलव में ये कौन आए, √2, पाई, √3, मतलब करणी में जो संख्याएं होती हैं उनका जो मान होगा वो इसके अंतर्गत आता है, और इसे हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। लिख लोगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय। बट इसका डेफिनेशन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भाई जो संख्या p/q के रूप में निरूपित ना की जाए उससे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, उसको बताएंगे हम। ये जो है क्या इससे हम लोग p/q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ध्यान दो इधर ये वाले को। क्या 0.44444 को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है? देखो अगर नहीं किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। तो क्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? और अगर नहीं किया जाएगा तो NTRD यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी अपरिमेय हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पाए तो ट्राई करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। ध्यान से समझना इस चीज को, ये अपने आप में एक चैप्टर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत आवृत्ति दशमलव, अपने आप में पूरा अध्याय है और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझना उसको कि 0.4444 अप टू डैश डैश, इसे 0.4 के ऊपर में बार लगाया जाता है। इसको देख के ही आप समझ रहे हो कि इस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है 4.57 के ऊपर में क्या लगा दिया जाएगा, बार। इसमें 3.5 के ऊपर में क्या लगा दिया जाएगा, बार। देखने वाला समझ जाएगा कि केवल 5 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 5 आया जा रहा है, जा रहा है। यहाँ पर 5 और 7 के ऊपर लगा, मतलब बार बार 5 7 5 7 5 7। एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, पहले से पढ़ के हम लोग रखे हुए हैं। इस तरीके से लिखा गया। क्या अभी इसको निरूपित कर सकते हैं p/q के रूप में? मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये आगे मैं इसको डायरेक्ट चाहूं तो 4/9 लिख दूं, हो गया p/q के रूप में निरूपित। ठीक है, ये ट्रिक भी है, बाकायदा डेसिमल पूरा आपका यही चैप्टर है और इसी के क्वेश्चंस आएंगे डेसिमल से, जो ये टॉपिक लेके उठ रहा हूं मैं। ठीक है, 4.0.4 के ऊर में बाद इसको 4/9 लिखा जाएगा। लेकिन 4/9 कैसे लिखा गया, बच्चे के दिमाग में आएगा ना। मतलब आप लोग अगर देख रहे हो तो पूछोगे ना कि सर 4/9 कैसे लिख दिया आपने, 9 कहां से लाया और ये सब कहां गायब हुआ। तो देखो इसको समझ लो थोड़ा सा, सब में नहीं बताऊंगा मैं, एक बार बता रहा हूं और उसके बाद आगे पैटर्न फॉलो कर लेना। मान लो देखो क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे इस चैप्टर को, क्लियर है, माना है मैंने x को मानते हैं ना क्लास 10th में। ये पिछले बार भी बच्चों ने पूछा था, मैं इस बार बता दे रहा हूं। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराऊं, चलेगा? तो ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 4.4444 होगा कि नहीं होगा? अगर इसमें 10 का गुणा कराओगे तो एक आगे आ जाएगा अंक, तो ये 4.4 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 10x बराबर, इसको लिख सकता हूं 4 धन 0.44444 अप टू डैश डैश डैश, लिख सकता हूं कि नहीं? 4.444 को 4 धन 0.44 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है ना भाई, मैथ्स में पॉसिबल है ना। अब याद करो कि इसके बदले में हमने किसे माना था, लेट किसे माना था, x को। तो यहां पे आया 10x, यहां पे आया 4 और धन यहां पर क्या आ गया, x को पक्षांतर कर दोगे, x को पक्षांतर कर दोगे तो 10 में से एक x चले जाएगा तो कितना बचेगा 9x बराबर में कितना आएगा 4। और जब हम इसी x का मान निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 4/9, और यही x किसके बराबर माना गया था 0.44, तो इसीलिए इसका मान कितना आ जाएगा 4/9। कहां से आया पता चला?
अब ये 2 अंकों का रहता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 अंकों का रहता है हम 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तब हमें 999 मिलता है, ठीक है, 99 मिलता है, 90 आता है। तो ये अलग तरीका है, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ तक क्लियर है सब लोग को, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी क्लियर है, अपरिमेय संख्या जिसमें आएगा। तो इसीलिए हमने इसे क्या किया, सक्सेसफुली p बाई क्यू के रूप में क्या किया, रिप्रेजेंट कर लिया, किया कि नहीं भाई, अंश और हर के रूप में निरूपित किया। तो इसलिए इसे हम कहेंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। मतलब कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को आप p बाई क्यू के रूप में निरूपित कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, उन्हें आप रेशनल नंबर कहोगे, परिमेय संख्या। जिनको नहीं कर सको उनको क्या कहोगे, अपरिमेय संख्या। और यहाँ एक कंडीशन रहती है कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0। भाई किसी भी संख्या का हर 0 हो जाएगा तो फिर समझ रहे हो ना, हाँ, बस ये कंडीशन रहता है और इसी को ध्यान में लेके आगे बढ़ना रहता है। तो हमारा कौन कौन सा टाइप हो गया देखा जाए तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने क्या देखा, नंबर, डिजिट्स, रियल और इमेजिनरी। अच्छा समझ में आया था भाई। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ना हो तो मैंने आपको पूरा तरीके से दिखाया कि ये होता है, √2 होता है, लेकिन -√2 नहीं होता है, इसलिए -√2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। उसके बाद हम आगे बढ़े, हमने संख्याओं को किस में तोड़ा, पूर्णांक और दशमलव में। पूर्णांक में हमने 5 प्रकार को देखा, अभी ये और आगे जाएगा ना। जैसे कि पूर्णांक में आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो यहां पर ये दिख रहा है नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है, 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। यही तो आपका होल नंबर होता है। सुना होगा आपने, पूर्ण संख्या सुना है कि नहीं सुना है, पूर्ण संख्या, ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, क्या है ये, 1 2 3 4, इससे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होता है ये, 1 से चालू होता है, इसमें 0 नहीं रहता है, 0 इंक्लूड हुआ तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर। तो 2 नंबर्स मैंने अभी और ऐड कर दिए इसमें, इसको भी लिख लोगे, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, से लेके अनंत तक, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। नॉन निगेटिव इंटीजर यानी गैर ऋणात्मक पूर्णांक, उसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो अब एक बच्चा, क्योंकि शुरुआत कोई भी टीचर करता है तो इतना तो आप लोगों को मालूम होगा, वो यहीं से करता है, प्राकृत संख्या पढ़ लो, होल नंबर पढ़ लो। लेकिन अब आप इतना डीपली पढ़ चुके हो कि आपको खुद पता चल गया कि किसको प्राकृत कहेंगे और किसको पूर्ण कहेंगे, कौन नेचुरल नंबर होगा, कौन होल नंबर होगा, कैसे होगा वो भी हमने देख लिया। फिर हमने देखा किसको, डेसिमल को, शांत और अशांत। अशांत वाले में 2 देखा, जो एक पुनरावृत्ति करते रहेंगे और एक जो पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। पढ़ना आपको इसका क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मोस्टली अगर क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल टाइप का तो इसका आएगा, बाकायदा एक चैप्टर है और अच्छे अच्छे प्रश्न है उसमें, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। अशांत आवृत्ति वाले से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इससे हमेशा थ्योरी का क्वेश्चन बनेगा, इतना याद रखेंगे। अशांत वाले आवृत्ति वाले से आपका हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनेगा। इससे एक आध क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, अदरवाइज जनरली नहीं पूछता है, छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछता है। तो डेसिमल भी हमने देख लिया, ठीक। अब इसके बाद ये 7 कैसे हो गया, इसके बाद हमने क्या क्या देख लिया था, डेसिमल देख लिया है ना। अब इसके बाद जो इंटीजर्स है, ठीक है, कुछ कुछ और संख्याएं रह गई। एक होगी आपकी कौन सी, इवन नंबर, एक होगा कौन आपका, ऑड नंबर। ये भी सब संख्याएं हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसको पढ़ाने की जरूरत है क्या, नहीं, विषम संख्या। सम संख्या मतलब जो 2 के मल्टीपल्स हो, आप कह सकते हो 2 के गुणज हो, या 2 से भाग जाएं, या 2 से भाग जाएं, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या। उदाहरण के तौर पे
2 4 6 8 10 अप टू 10 10 10। विषम संख्या किसको कहेंगे? जो दो के गुणज ना हो, जो दो के गुणज मल्टीपल्स ना हो या दो से भाग नहीं जाए, लाइक 1 3 5 7 9 अप टू 10 10। इवन ऑड। तीसरा आता है प्राइम नंबर। तीसरा आता है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बड़े सारे बनते हैं, ठीक है, याद रखोगे कि मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभाज्य संख्या जो ऐसी संख्या है जो यानी ऐसे नंबर्स जो एक से डिविजिबल हो, वन से डिविजिबल हो और इट सेल्फ डिविजिबल हो, मतलब कि स्वयं से डिविजिबल हो, जो एक एवं स्वयं से क्या हो? विभाजित हो। ऐसी जो भी संख्या आपको दिखेगी नंबर लाइन पर, ठीक है, जो भी पूर्णांक दिखेंगे, इंटीजर दिखेंगे, जो एक से और केवल खुद से भाग जाए। अब इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ना। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो भाई दो है, जो एक और दो से भाग जाएगा। एक से तो भाग जाना चाहिए और साथ में खुद से भाग जाना चाहिए, इसके अलावा किसी तीसरे से भाग नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे जब भी नंबर आपको दिखेंगे आप कहोगे उनको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। और बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे, ठीक। अब अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो देखो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा क्या? नहीं, 9 3 से भी भाग जाता ना, 1 और 9 के अलावा। हाँ, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा। तो ऐसे आगे बढ़ते जाओ, ऐसी संख्याएं देखते जाओ, ठीक, कि क्या करे जो केवल एक से और खुद से भाग जाए, दूसरे किसी से भाग ना जाए। अभाज्य संख्या पूछेगा क्या क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लोगे कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक मुझे बता दो आप लोग गिन के, कमेंट करोगे भाई 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 1 से 50 तक, ये परीक्षा में बार बार पूछता है और उस समय फिर बच्चा बैठ के गिनते रहता है, तो बेहतर है अभी से याद करके जाओ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या जल्दी से बता दोगे। 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 4। 1 से 20 तक 4 और 4, 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25। याद रखोगे ये डाटा, ठीक है, इस डाटा को एकदम याद रखना है आपने। दूसरा लिखोगे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 इज द स्मॉलेस्ट, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब क्या पूछता है घुमा के एग्जाम में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्या बोलेगा? सबसे छोटी सम यानी इवन प्राइम नंबर। तो लिखोगे 2 ही सबसे छोटी, जो घुमा घुमा के पूछता है ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य सम संख्या है। अब पूछेगा कि कितनी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि कितने इवन नंबर्स प्राइम नंबर हैं। तो लिखना कि 2 एकमात्र हाँ, अगर पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो भी 2 आएगा। अगर पूछा एकमात्र सम संख्या, या पूछ दिया आपसे घुमा के पूछ दिया कि कितनी सम संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो आदमी के दिमाग में आने लगता है ना कि पक्का 10-15 तो होगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन लिखोगे कि 2 एकलौती सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है, जो क्या है? प्राइम है, जो क्या है? अभाज्य है। अब बच्चे लोग बहुत बार क्वेश्चन ये करते हैं, सर 2 ही क्यों, एक को क्यों छोड़ दिया, एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? है ना, ये आता ही है।
क्वेश्चन खुराफाती वाला क्वेश्चन आता है कि नहीं आता दिमाग में कि सर एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? आता है ना। देखो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर का जो सिंपल डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है, वो यही कहता है, पहली शर्त उसकी है कि वो एक से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए। सारा खेल डिफिनीशन का है। पहला कंडीशन एक से डिविजिबल होना चाहिए और स्वयं से, मतलब दो लोग होने चाहिए, और एक के केस में एक अकेला पड़ जाता है, इसीलिए उसको प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दो क्या लिख लिया, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। तो ये कुछ डाटा था, और आई थिंक हम लोग कहां तक पहुंचे हैं अभी, प्राइम नंबर तक ना। आगे लिखोगे प्राइम नंबर के बाद कंपोजिट नंबर। आपको पता ही है किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। किसे कहते हैं, भाज्य संख्या। किसको कहते हैं भाई, लिखोगे ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य से, और किसी अन्य से भी क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, किसी अन्य से भी क्या हो, विभाजित हो, उससे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। ठीक, जैसे कि मान लो 9 ही था, एक से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 9 से भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इसके अतिरिक्त 3 से भी भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये अपने और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग जा रही है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, भाज्य संख्या। ठीक है, जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर भाग दिया जा सके, उसे हम भाज्य संख्या का नाम दे देंगे, कंपोजिट नंबर। डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल एक टाइप और लिखोगे, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। लिखो, यदि किसी संख्या के गुणनखंडों में से संख्या को छोड़कर, संख्या को छोड़कर बाकियों का योग, बाकियों का योग संख्या के बराबर आए तो इसे परफेक्ट नंबर यानी परिपूर्ण संख्या कहते हैं। परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब ऐसे नंबर्स कौन हो सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ठीक है, ट्राई करेंगे, पता चल जाएगा। जैसे कि पहला है मल्टीपल 4, इसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे, 1, 2 और 4। अच्छा, दो चीजें आप लोगों को पता तो है ना, गुणनखंड और इसमें फर्क होता है, पता है कि नहीं? गुणनखंड किसी संख्या को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे वो भाग जा सकती है, जिससे वो विभाजित होती है। और मल्टीपल मतलब कि अब उसमें उसी संख्या का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो कि 12 है, 12 के फैक्टर्स अगर लिखने बोलोगे तो मैं क्या लिखूंगा, 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 6 से भाग जाएगा और 12 से। तो ये सभी 12 के क्या हुए, गुणनखंड हुए। लेकिन इसी 12 के अगर आप मुझे बोलोगे गुणज लिखने, मल्टीपल बता दो, तो मैं बताऊंगा 12, 12 दूनी
24, 12 36 अनंत तक। लेकिन हाँ, फैक्टर्स अनंत तक नहीं होते हैं, ये रुक जाते हैं, 12 तक जाकर रुकेगा ना। इसके और कोई फैक्टर हो सकते हैं क्या 12 के? नहीं हो सकते, गुणनखंड नहीं हो सकते। 1 2 3 4 6 और 12 इन्हीं से भाग जाएगा वो। लेकिन मल्टीपल अनंत होंगे, 12 दूनी 24 दूनी 36। तो मैंने यहाँ क्या वर्ड यूज किया है? गुणनखंड। तो आप देखो 4 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 1 4 और 5, सॉरी 1 2 और 4, ये गुणनखंड हुए इसके। डिफिनेशन ये कह रहा है कि 4 को छोड़कर, परिपूर्ण संख्या होने के लिए शर्त क्या है? 4 को छोड़कर इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? संख्या के बराबर। तो 1 और 2 को जोड़ता हूं तो कितना आता है? 3। मतलब ये पूर्ण संख्या है, परिपूर्ण संख्या है क्या? तो ये नहीं है। उसके बाद 6 आता है, 1 2 से भाग जाएगा, 3 से जाएगा और 6 से जाएगा। 6 को छोड़कर बाकी संख्याओं का योग करो तो 3 2 5 और 1 6। आया समझ में? तो यानी कि 6 जो है एक परिपूर्ण संख्या है। ये क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। आ रहा समझ में? अगला नंबर 6 के बाद अगला नंबर 8। 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा और 8 को छोड़ दो, 4 2 6 और 1 7, मतलब ये परफेक्ट नंबर। अगला नंबर 8 के बाद 9, 1 3 9, 9 को छोड़ दो, 3 और 1 4, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। अगला 10, ठीक है, 1 2 5 और 10, 10 को छोड़ दो तो 5 2 7 और 1 8, ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। आ रहा समझ में? तो ऐसे करके चेक करते जाओगे तो टोटल अब तक 66 जो है परफेक्ट नंबर इन्वेंट किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं, खोजे गए हैं। परफेक्ट नंबर इतने आसान नहीं है। 6 के बाद दूसरा परफेक्ट नंबर लिख लोगे, ठीक है, यहां लिख लोगे एग्जाम्पल में 6 28 496 8128, ठीक है, ये 4 याद रखोगे परफेक्ट नंबर आप। ये 4 परिपूर्ण संख्याएं याद रखोगे, 496 8128। बाकी जो है इतने आसानी से परिपूर्ण नहीं होती हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखने मिला। कंपोजिट नंबर के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर सिस्टम चालू की हो। अब सोच के देखो, आप लोगों को इसलिए बोल रहा था कि पहले मुझे ना कैलकुलेशन पढ़ा लेने दो, उसके बाद हम लोग इसमें एंटर करेंगे, क्योंकि इसमें एंटर कर गए ना तो कोर मैथ्स में एंटर कर गए, और कम से कम कायदे से ईमानदारी से अगर पढ़ाऊं मैं तो सारे चैप्टर के दर्शन इसमें हो सकते हैं। हम लोग पढ़ते जाएंगे तो, और अच्छा खासा सीखने मिलेगा हम लोग को। ये हम लोग कहां से कहां आ गए हैं, ये आगे आ गया वो पीछे चले गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, नहीं तो पूरा वो हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा दिमाग में। हमने नंबर्स को पहले रियल और इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक के रूप में तोड़ा, फिर हमने उसको पूर्णांक और अपूर्णांक यानी कि दशमलव के रूप में तोड़ा। पूर्णांक के 5 प्रकार देखे, दशमलव के भी जो है 2 प्रकार देखे, और 1 प्रकार के 2 और प्रकार देखे। उसके बाद हमने अपरिमेय परिमेय को जाना। उसके बाद हमने सम संख्या, विषम संख्या, आपका अभाज्य, भाज्य और परिपूर्ण संख्या को जाना। उसके बाद प्रकृत और पूर्ण संख्या को जाना। तो मतलब बहुत लगभग हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो जानना चाहिए नंबर्स के बारे में, लगभग जान लिया है। अब करेंगे अगली क्लास से क्वेश्चंस को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।